दरअसल टाइम बेंडिंग या टाइम को एक अलग गति से चलने के लिए, या यूं कहें कि किसी जगह पर टाइम का परसेप्शन अलग हो, उसके लिए उस पर्टिकुलर जगह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल, वहाँ का ग्रेविटी का अलग होना ज़रूरी होता है। तभी वहाँ टाइम का जो परसेप्शन है या टाइम की जो गति है वो अलग होगी। और ये चीज़ें अलग, ये कोई अलग प्लेनेट नहीं है जिसका अपना अलग ग्रेविटी कैसे हो सकता है। एक ऐसा पर्वत जो सालों से सेंटर ऑफ मिस्ट्रीज रहा है, यानी सालों से रहस्यों का केंद्र रहा है। एक ऐसा पर्वत जो सैकड़ों सालों से हिस्टोरियन, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंज, एक पहेली बना हुआ है। एक ऐसा पर्वत जिसने ना जाने कितने ही सीक्रेट्स, कितने ही मिस्ट्रीज को खुद में समेटे हुए है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक, द कैलाश मिस्ट्री के बारे में। दरअसल आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों कोई भी इस पर्वत को नहीं जीत पाया, क्यों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी ना होते हुए भी इसकी चोटी लोगों की पहुंच से आज भी उतनी ही दूर है जितना सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी। क्यों आज का मॉडर्न साइंस भी एक भी ऐसा पुख्ता रीजन नहीं दे पाया जिससे ये पता चल सके कि आखिर ये पर्वत अनबीटन क्यों रहा है सालों से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दरअसल सालों से कैलाश पर्वत को दो पर्सपेक्टिव से देखा जाता रहा है, यानी सालों से कैलाश पर्वत अनबीटन क्यों रहा है, इसके पीछे के रीजन्स दो पर्सपेक्टिव से दिए जाते रहे हैं। एक डिवोशनल पर्सपेक्टिव से, यानी धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग। दूसरा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से। वैसे तो कैलाश पर्वत को लेकर कोई भी पुख्ता या साइंटिफिक रीजन तो नहीं है कि क्यों आज तक कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया, लेकिन कुछ ऐसे साइंटिफिक दावे हैं जिसको लोग मानते हैं कि ये वन ऑफ द रीजन हो सकते हैं कैलाश पर्वत के अनबीटन होने का। तो आइए हम इन दावों को ज़रा समझते हैं कि क्या एक्चुअल में ये कैलाश पर्वत के अनबीटन होने का कारण हो सकते हैं या नहीं। जो पहला दावा है वो ये कहता है कि कैलाश पर्वत के आसपास के एरिया में रेडियो एक्टिव रेज पाई जाती हैं, जिससे जो माउंटेनर्स होते हैं उनका कॉम्पास काम करना बंद कर देता है, जिससे उन्हें दिशा भ्रम हो जाता है और वो दिशा से भटक जाते हैं। यहाँ तक तो लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि कॉम्पास को काम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है जो कि रेडियो एक्टिव फील्ड में नहीं पाई जाती। लेकिन क्या ऐसा सच में है कि कैलाश पर्वत के आसपास के एरिया में रेडियो एक्टिव रेज पाई जाती हैं? आइए इसको समझते हैं। दरअसल आज के टाइम में हज़ारों लोग कैलाश पर्वत विजिट करते हैं, या तो घूमने के लिए या फिर परिक्रमा करने के लिए, और अपने साथ मोबाइल फ़ोन जैसे गैजेट्स भी ले जाते हैं। ये चीज़ें आपको भी पता होंगी। अगर वहाँ रेडियो एक्टिव रेज जैसी कोई चीज़ पाई जाती तो कंपास की तरह ही मोबाइल फ़ोन जैसे गैजेट्स भी वहाँ काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि इन गैजेट्स को काम करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ज़रूरत होती है जो कि रेडियो एक्टिव फील्ड में बिल्कुल भी नहीं पाई जा सकती। इसके अलावा अगर वहाँ रेडियो एक्टिव रेज जैसी कोई चीज़ होती तो वो लोगों के हेल्थ को भी अफेक्ट करती। इतना ही नहीं, इससे वहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता। लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक तो सामने नहीं आई है। तो इन सारी बातों से ये साफ़ होता है कि ये जो रेडियो एक्टिव वाला दावा है वो उतना ऑथेंटिक नहीं लगता। इस पर और डीप रिसर्च की ज़रूरत है। जो दूसरा दावा है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि कैलाश पर्वत का जो रीजन है उस पर्टिकुलर रीजन में टाइम एक अलग स्पीड पर चलता है, यानी नॉर्मल टाइम के मुकाबले वहाँ का स्पीड 7 गुना ज़्यादा अधिक फास्ट चलता है, यानी वहाँ एजिंग बहुत फास्ट होती है। और कई लोगों ने ये बातें कही हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ाई के दौरान ही माउंटेनर्स के एक ग्रुप की मौत बढ़ते एजिंग के कारण हो गई थी। यानी ऐसा देखा गया है कि इसमें लोगों के नेल्स का लेंथ, हेयर्स का लेंथ वो बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो इसमें लोग बहुत जल्दी बूढ़े होने लगते हैं और बुढ़ावे के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो आइए ये दावा कितना ऑथेंटिक है इसको समझते हैं। दरअसल टाइम बेंडिंग या टाइम को एक अलग गति से चलने के लिए, या यूं कहें कि किसी जगह पर टाइम का परसेप्शन अलग हो, उसके लिए उस पर्टिकुलर जगह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल, वहाँ का ग्रेविटी का अलग होना ज़रूरी होता है। तभी वहाँ टाइम का जो परसेप्शन है या टाइम की जो गति है वो अलग होगी। और ये चीज़ें अलग अलग प्लैनेट्स पर देखी जाती है कि हर प्लैनेट का एक अपना लेंथ, एक अलग ग्रेविटी, एक अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होता है, जिसके कारण वहाँ टाइम भी एक अलग स्पीड पर चलता है। लेकिन कैलाश पर्वत जो कि अर्थ पर ही है, ये कोई अलग प्लैनेट नहीं है, इसका अपना अलग ग्रेविटी कैसे हो सकता है? और जब ग्रेविटी ही अलग नहीं हो सकता तो यहाँ का टाइम अर्थ से अलग कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता। तो दोस्तों ये थे कुछ साइंटिफिक दावे जो कैलाश पर्वत के लिए किए जाते रहे हैं, जो उतना ऑथेंटिक नहीं लगते। और यही कारण है कि साइंस अभी तक एक भी साइंटिफिक रीजन देने में नाकामयाब रहा है।
लेकिन सवाल उठता है कि क्या साइंटिफिक रीजन के बजाय कोई स्पिरिचुअल या कोई डिवोशनल रीजन है क्या जो इस पर्वत को अनबीटन बनाता है? क्या साइंस से भी बियॉन्ड कोई ऐसी चीज़ है क्या जो लोगों को इस पर्वत के शिखर पर पहुंचने से रोकता है? आइए इसको जानते हैं। दरअसल कई धर्मों में इस पर्वत के बारे में जिक्र मिलता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या फिर जैन धर्म हो। इन सभी में कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थान माना गया है। अगर हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो शिव पुराण, स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और इनमें इस पर्वत को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता रहा है। मतलब इन धार्मिक ग्रंथों में इस पर्वत को भगवान शिव का घर बताया गया है और ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव आज भी मेडिटेटिव पोजीशन में इस कैलाश पर्वत पर रहते हैं और इसी कारण किसी भी फिजिकल बॉडी के लिए इस पर्वत पर चढ़ पाना इम्पॉसिबल है। चूँकि इस पर्वत को पवित्र माना गया है इसलिए इस पर कोई प्योर एनर्जी या कोई प्योर सोल ही चढ़ सकती है, ऐसा इन धार्मिक ग्रंथों के आधार पर कहा जाता रहा है और ये एक मेन रीजन माना जाता है इसके अनबीटन होने का। और इस रीजन को बहुत हद तक सपोर्ट करती है उन माउंटेनर्स के स्टेटमेंट्स जो पास्ट में इस पर्वत पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। अगर हम पास्ट में जाए तो कई एक्सपर्ट माउंटेनर्स ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी और बाद में जो उन्होंने बताया, अगर हम उनके कोट्स को, उनके स्टेटमेंट्स को देखें तो ये साफ लगता है कि उनके जो स्टेटमेंट्स थे वो भी किसी सुपर नेचुरल रीजन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। जैसे कि पास्ट में जितने माउंटेनर्स ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी उन सभी में एक बात काफ़ी कॉमन पाई जाती है और वो ये कि क्लाइंबिंग के दौरान उन सभी ने सडनली अननेचुरल सी, अनरियल सी घटनाओं का सामना किया था जिससे उनका आगे चढ़ पाना मुश्किल हो गया था। जैसे अचानक से ही मौसम का नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाना, अचानक ही किसी के फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाना जैसी चीज़ें सामने आने लगी थी। जैसे कि रूस के ही एक माउंटेनर सर्गेई सिस्टियाको ने कहा है कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो सडनली मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा और वीकनेसेस होने लगी और वापस नीचे आते ही सब ठीक हो गया। वही दूसरे माउंटेनर विल्सन ने बताया कि जब मुझे पहाड़ की चोटी तक आसान रास्ता पता चला तो अचानक से ही भारी बर्फबारी हुई और चढ़ना इम्पॉसिबल हो गया। इतना ही नहीं, इनके अलावा रूस के ही अर्नेस्ट मुलादासेव ने यहाँ तक कहा है कि ये पर्वत नेचुरल पर्वत नहीं है बल्कि ये सुपर नेचुरल पावर से बनी हुई एक हैंडमेड पिरामिड है। यानी इन सभी ने इस पर्वत के अनबीटन होने के पीछे सुपर नेचुरल जैसी चीज़ों को ही माना या यूँ कहे कि उसी तरफ इशारा किया। और एक और बात, ये कोई साधारण से माउंटेनर्स नहीं थे बल्कि वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल ट्रेंड माउंटेनर्स थे जो पास्ट में कई ऐसे पर्वतों को जीत चुके थे जो कैलाश पर्वत से भी खतरनाक और उससे भी ऊंचे थे, लेकिन कैलाश पर्वत के सामने हार गए। खैर, ये पर्वत कितना सुपर नेचुरल है या कितना सुपर नेचुरल नहीं है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि कैलाश पर्वत मॉडर्न साइंस को चैलेंज तो करता है। आज माउंट एवरेस्ट जो कैलाश पर्वत से हज़ारों फीट ज़्यादा ऊंचा है, जहां का ऑक्सीजन लेवल कैलाश पर्वत से कहीं ज़्यादा ख़राब है, उसे 7000 बार जीता जा चुका है, तो वहीं उससे छोटा और जहां का ऑक्सीजन लेवल बेहतर है उस कैलाश पर्वत को एक बार भी नहीं। और इसके पीछे रीज़न क्या है ये साइंस को भी नहीं पता। आज साइंस जहां अलग अलग प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर रहा है वो कैलाश पर्वत को एक्सप्लोर करना तो दूर, इसके अनबीटन होने का एक साइंटिफिक रीज़न तक नहीं दे पाया है। तो ऐसे कुछ सवाल तो हैं जो आज भी साइंस को चैलेंज कर रहे हैं और शायद ही कभी इन सवालों का जवाब हमें मिल पाए या इस मिस्ट्री से पर्दा उठ पाए। खैर, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।